मैं मध्यकाल के बारे में बात करूंगा। और क्योंकि हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए। वैसे एक बार में ये याद नहीं होती है, इसलिए चिंता मत करिए, थोड़ा समय में आप इसको जान जाएंगे। शुरुआत हुई थी बाबर से, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1526 यानी कि जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो रहा था, उसके बाद बाबर, ये हिंदुस्तान में तो नहीं थे लेकिन बाहर से आए, और फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां सब यहीं रहे। हुमायूं को थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनको हराया था। औरंगजेब के कारण बहुत सारी चीजें हुई और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अकबर। अकबर के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा चर्चा है। वैसे अगर आप देखें 1556 से 1605 यानी कि तकरीबन आप 9 साल मान लीजिए, 9-10 साल करीब इन्होंने राज किया, लेकिन बहुत बेहतरीन राज किया। और इन्हीं की लेगेसी को, इन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया जहांगीर और शाहजहां ने, लेकिन औरंगजेब तक आते आते चीजें बदली। ये आपके दिमाग में आ गया। अब मैं ये 2-3 बार और बताने वाला हूं आपको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये बात, इसके बाद जितने भी मुगल साम्राज्य बने या फिर मुगल साम्राज्य के नेता, लीडर, एम्परर आए, वो उतने पावरफुल नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदुस्तान के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं इस जमाने में, जब हम 1526 से लेकर 1707 तक के बारे में बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं पूरे उपमहाद्वीप के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, क्योंकि ना तो उस समय बांग्लादेश था, ना उस समय पाकिस्तान था, सब एक छत्र में हम लोग थे। और वो जो एक छत्र था उसका मैप भी आपको दिखाऊंगा। उस एक छत्र में हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट में थे, तो कहीं भी आना जाना हो जाता था। यानी कि अगर आप कहें अरे कैसे कोई ईरान से यहां पर अटैक करने आ गया, कैसे हम लोग कैसे पहुंच गए ट्रांसोक्सेनिया, तो ये सब बहुत क्लियर, कोई बाउंड्री नहीं थी, यहां वहां आ जा सकते थे, कोई ऐसा वीजा सिस्टम नहीं था। तो इतने बड़े महाद्वीप पर राज करना किसी भी शासक के लिए मध्यकाल में, मिडिवल पीरियड कहते हैं इसको, मध्यकाल, ये जो हम इसको मान लीजिए, हम जब 700 से लेकर 1700 तक के बारे में बात कर रहे हैं, मिडिवल एज, मध्यकाल के बारे में बात कर रहा हूं, उसका कारण यह था कि जो आप यहां पर, मैं अकबर के बारे में जब बात करूंगा या और लोगों के बारे में बात करूंगा तो सबके साथ एक ही समस्या पेश आई थी कि यहां जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। तो उन पर शासन करना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कहीं किसी इलाके में केवल क्रिश्चियंस रहते हैं। अब उनका लीडर क्रिश्चियन है, कोई धर्म भेद की बात नहीं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, आराम से राज कर लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी है, पारसीज भी है, तब क्या होगा? और ये चीज का बहुत अच्छा सोल्यूशन अकबर ने निकाला था। तो एक तो चीज ये हो गई। लेकिन इन सब के लिए, जैसे मैंने कहा, अकबर ने, तो मुगलों ने इस पे बहुत बड़ा काम किया। और सीधी सी बात बताऊं कि हम मुगल अंपायर या फिर मुगल साम्राज्य केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश पर अपना साम्राज्य बनाया, इसके अलावा इन्होंने जो नीतियां लागू की, इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को बांधना शुरू किया, नए नए सिस्टम, नीतियां, पॉलिसीज लेके आए, वो आज तक चलती है। मैं ऐसे नाम लूंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ एकदम आएंगे, अरे ये तो मेरे बगल में ऐसा होता है, ये नाम तो मैं जानता हूं। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं 16वीं शताब्दी। इसकी शुरुआत से, 16वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 1500। तो अगर मैं आपको यहां बताऊं, देखिए 1526 की बात मैं कर रहा हूं, तो इसकी शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। हुआ ये कि, अच्छा, 2 शहर बार बार दिमाग में रखिएगा, एक दिल्ली और एक आपके आगरा। ये आने वाले हैं क्योंकि कभी इनकी राजधानी दिल्ली हुई, कभी आगरा हुई, कभी फिर आगरा हुई, फिर दिल्ली हुई, इस तरीके से चलता रहा। लेकिन ध्यान रहे, इनसे पहले दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत का जो मेन एम्पायर था या मेन सेंटर ऑफ गवर्नेंस था, जहां से वो गवर्नेंस करते थे, वो क्या था? दिल्ली था। तो यहां से इन्होंने 1500 तक शुरुआत की, और 1526 अगर मैं एग्जैक्ट पीरियड बताऊं, और फिर आते आते 17वीं शताब्दी के आते आते, 17वीं शताब्दी मतलब मैं 1600 से 1700 की बात कर रहा हूं, 1600 से लेकर आप 1700 की बात करिए। इसके दरमियान यहां पर देखिए 1658, 1707, ये लास्ट में, और औरंगजेब आ रहे हैं। तो ये जो दरमियान है, इसमें इन्होंने पूरे महाद्वीप, ऑलमोस्ट पूरे हमारा जो उपमहाद्वीप है, उस पर कब्जा किया, या कहे शासन किया। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासन, जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो शासन को करने के लिए जो भी विचार इन्होंने लागू किए, वो बड़े उम्दा थे, बेहतरीन थे। और वो जब खत्म हो गए, मुगल एम्पायर, जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, मुगल एम्पायर खत्म हुई, उसके बाद भी
जो उनका प्रशासन का तरीका था, जो उनके विचार थे, वो आज तक, अभी तक, अगर आज का समय आप ले लें तभी तक टिके हुए हैं। ओके, जितने भी लोग आए उसके बारे में, वो चाहे इनको पसंद करें ना करें, लेकिन आज भी ये चलता है। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो किसी और मतलब जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं, और जिस पार्टी से वो आते हैं उसके विपरीत ये लाल किले पे खड़े होके, वहां की प्राचीर से खड़े होके, क्योंकि वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देते हैं 15 अगस्त को। यहां पर जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ये भी यहीं पे अपना खड़े हो गए। इसके बाद जितने भी आए उन्होंने 15 अगस्त को इसी प्राचीर से बहुत अच्छी बातें की, वादे किए, मतलब देश को संबोधित किया। तो ये इन्होंने संबोधित किया है, तो बाद में हम देखेंगे कहां से संबोधित किया। जिन्होंने किया लाल किले से। लाल किले से। ये लाल किला क्या है? ये है रेड फोर्ट। जो भी दिल्ली जाता है वो यहां जरूर जाता है। ये जो बिल्कुल आप कहिए कि इतनी मास्टरपीस ऐसी चीज है जो मुगल एम्परर्स या मुगल राजाओं ने, एम्परर ने, सम्राटों ने बनाया, और इसको बनाया था, इसकी शुरुआत की थी शाहजहां ने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका उत्तर मुझे चाहिए। ये बताइए, आगरा का ताजमहल किसने बनाया? किसने बनाया? ठीक है, शाहजहां ने। इस एक्चुअली यहां पर ये लोग रहते थे, मुगल एम्परर लाल किले में ही रहते थे। तो इन्होंने 12 मई और 1638, ये डेट अगर याद रखें तो भी ठीक है, नहीं रखें तो भी कोई ठीक नहीं है, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस डेट की बात हो रही है। और उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल जो है, जब उन्होंने आगरा से, जैसे मैंने कहा, आगरा से जब दिल्ली शिफ्ट की, तब इन्होंने डिसाइड किया ठीक है हम यहां पर एक ऐसा किला बनाएंगे। अब इसका जरा टॉप व्यू देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसी चीज, ऐसा मार्बल आज भी खड़ा हुआ है, और ऐसी चीज, ऐसा वास्तुकला, ऐसा काम शायद ही कहीं हुआ हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे 15 अगस्त में यहां पर भाषण दिया जाता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। इसीलिए जो मुगल लेगेसी है, मुगल एम्परर ने जो काम किया है, चाहे आज के ज़माने में कोई उसको कहे ना कहे, जैसे भी आपको अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप, यूट्यूब में या फिर किसी और तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाती है, इनके खिलाफ बताने की कोशिश की जाती है, ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है। अच्छा, मुगल शासक थे कौन? फिर से ध्यान रखिएगा, बार बार दिमाग में आपके घुसाते रहूंगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इस चैप्टर के अंत तक आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि ये थे कौन, क्योंकि मैं एक चित्र भी दिखाने वाला हूं और इस चित्र से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आए कहां से, मुगल आए कहां से। देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूं मुगल, और उसी के नीचे एक और शब्द लिखूंगा मंगोल। क्या आपको इसमें कुछ चीजें कॉमन लग रही है? एम कॉमन है, जी कॉमन है, एल कॉमन है। अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो भी आपको कॉमनैलिटी मिलेगी। तो इनका कहीं ना कहीं संबंध मंगोल से है, लेकिन केवल मंगोल से नहीं है। ये दो वंश से आते हैं, दो वंश से। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मुगल का नाम मंगोल से आया है, लेकिन ये जो मुगल है, बहुत बड़े जो वंश रहे उनके वंशज है। अब ये है इनकी माता जी का साइड, मदर लिख देता हूं, और ये है इनके फादर का साइड। मुगल जहां से भी आए, उनकी मदर और फादर दोनों का मैं आपको लेगेसी बता रहा हूं, उनका मैं जेनियोलॉजी बता रहा हूं कि वो उनके एंसेस्टर्स कहां के थे, वो कहां से आए। तो माता की ओर से वे जो आए, वो चीन और मध्य एशिया, जैसे मंगोलिया, इसके शासक चंगेज खान। पहले अक्षर लिखूंगा, थोड़ी जगह कम है तो आप समझ जाइएगा। मैं पहला अक्षर लिखता हूं तो भूलता भी हूं। चंगेज खान, यह है चंगेज खान। इनकी मृत्यु हुई थी 1227 में। राइट, ये किस परिवार से आ रही है इनकी माता जी? चंगेज खान के परिवार से। दूसरा, पिता कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ईरान, इराक और आज का जो तुर्की है। ये जो ऑटोमन साम्राज्य आपको याद है, उसी से आप रिलेट कर लीजिए। और यहां के शासक थे, यहां पर आप चंगेज खान याद रखिएगा, यहां पर आप तैमूर का नाम याद रखिएगा। अगर आपको याद नाम ना रहता हो तैमूर, तो आप ध्यान रखिएगा कि सैफ अली खान का बेटा है तैमूर, जो सोशल मीडिया पे बहुत जिसका नाम है, उसकी एक नजर को लोग बड़े पागल हो जाते हैं, बहुत क्यूट है एक्चुअली। तो तैमूर उसका नाम भी है। तो तैमूर, और यहां पर आपका जो दूसरा नाम है लिए चंगेज खान। तो यहां से माताजी का पक्ष आ गया, यहां से पिताजी का पक्ष आ गया। लेकिन जो मुगल है, वो अपने आप को चंगेज खान से रिलेट नहीं करते, क्योंकि हमेशा होता यह है कि माँ बाप
हमारे हमारे समाज में ये माँ है, ये बाप है, तो हमेशा जो बच्चा होता है वो बाप का नाम लेता है। इस तरीके से चलता है, होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन चलता है। अब मुगल जो है, क्योंकि चंगेज खान की हिस्ट्री बड़ी गंभीर रही। चंगेज खान जो है उसने जहां जहां गया उसने बड़ा मतलब नृशंस हत्या की लोगों की, यानी उसको शासक था, अब शासक यही करते हैं, मारते काटते हैं, तो उन्होंने भी यही किया। मुगल अपनी स्मृति, अपना जो जीनियोलॉजी है, अपने एंसेस्टर, इनको नहीं मानना चाहते, उनको वो जानना चाहते, क्योंकि इसके चंगेज खान ने एक तो ये नरसंहार तो किया ही किया, बहुत नरसंहार किया। और यही जो उज़्बेक है, उसी थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे पाकिस्तान और साइड में जो आपका इलाका है उससे थोड़ा सा ईरान से ऊपर जाएंगे तो आपको उज़्बेकिस्तान मिलेगा, उसको भी मैं आप दिखाऊंगा। यहां पर उज़्बेकिस्तान अभी फिलहाल इतना मानिए कि यहां उज़्बेकिस्तान है, तो उज़्बेकिस्तान से भी यही इनकी यादें मुफ्तिला थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो फादर का साइड है वो तैमूर थे, तैमूर, उसके वंशज होने पर इनको बड़ा गर्व होता है, बहुत गर्व होता है, क्योंकि ये तैमूर जिनका नाम मैं ले रहा हूं, इन्होंने 1398 में, किस समय, 1398 में कहां कब्जा किया, दिल्ली पे कब्जा किया था। ठीक, इसीलिए, और इनका नाम अच्छे से लिया जाता है तैमूर का, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत अच्छे शासक हुआ करते थे, ये कोई इन्होंने गड़बड़ नहीं की अपने जमाने में। अच्छा, अब मैं सबका नाम आपको दिखा दूं, जरा एक बार थोड़ा सा आपको यहां ले चलूं, फिर दिमाग में आपको बिठाना चाहता हूं इन सब नामों को, क्योंकि देखिए हिस्ट्री केवल, कोई कहता है डेट का नाम है, डेट और नाम का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अब इसकी स्टोरी की तरह समझिए तो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह बैठ जाएगा। तैमूर, ठीक है, तिमूर अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसको, इनके बेटे हुए बाबर, बाबर के बेटे हुए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर, अकबर दी ग्रेट क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब, औरंगजेब के साथ और भी जैसे शुजा थे, और एक और मैं नाम लूंगा दारा शिको, वो सब नाम आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहां तक याद रखना है, इतनी जीनोलॉजी में आपको नहीं जाना है। जो आखिरी मुगल, या कहें कि जो लेट मुगल साम्राज्य में रहे, वो थे बहादुर शाह जफर। यहां तक आते आते इनकी शक्ति बहुत बहुत क्षीण हो गई थी बहादुर शाह जफर की। 1857 याद रखिएगा, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको इन सब चरित्रों को, इन सब चित्रों को। सबसे पहले देखिए, जो बीच में बैठे हुए हैं ये है तैमूर। क्लियर हो गया, तैमूर ये सबसे टॉप पे आ गए इस जीनियोलॉजी के, मुगल एम्परर के जीनियोलॉजी के। जीनियोलॉजी मतलब होता है जीन, मतलब होता है जहां से आपके, जैसे माँ बाप का बच्चा होता है तो उसके जीन्स आते हैं, है ना, कहते हैं तुम्हारे जेनेटिकली हम आपके जीन्स हमारे में आए हैं। यहां पर तैमूर हो गए। अब थोड़ा दाहिने पे आइए, यहां पर देखिएगा, ये है उनके पुत्र मीरन शाह। मीरन शाह जो बाबर के परदादा थे, मीरन शाह बाबर के परदादा। ठीक, उसके बाद यहां बैठे हैं अबू सैद, ये बाबर के दादा थे, बाबर के दादा। यहां पर आप देखिएगा जो तैमूर की बाईं ओर जो पहले साहब बैठे हैं वो है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के परदादा। ओके, यहां पर आ गए आपके ये लकड़ दादा का मतलब ये होता है दादा के भी दादा, पिता के पिता, राइट। यहां पर आइए, ये इनका नाम मैंने बता दिया, ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे। यहां पर आप देखिएगा उमर शेख, ये बाबर के पिता थे। तो आप ये नहीं कहेंगे कि तैमूर बाबर के पिता थे, यहां पर क्लियर बताया गया है कि तैमूर के जो पिता थे, ये देखिए बाबर के पिता, तैमूर बाबा का पिता नहीं था। बिल्कुल दिमाग में बैठिए, हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने ये लाइन दिखा दी तो अरे हाँ, तो बाबर जो है तैमूर के बेटे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। जो बाबर है उनके पिताजी थे उमर शेख, ध्यान रहेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो नाम आ रहा है, यहां पर आपके आ गए, ये हो गया बाबर, ये बाबर है। उसके बाद यहां जो देखिए ये है अकबर, और यहां पर आखिर में जो आपको दिख रहे हैं ये है शाहजहां। शाहजहां, यहां पर जो थर्ड नंबर पे दिख रहे हैं इनका नाम है हुमायूं, इसके बाद है जहांगीर, और उसके बाद है औरंगजेब। इनका चित्र देख लिया आपने। इनके चरित्रों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन रहे अकबर द ग्रेट, कुछ थोड़े बहुत उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। ओके, अब मुगल सैन्य अभियान ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो पहले मुगल शासक थे वो थे बाबर, जो कि आप चित्र में यहां देख रहे हैं, ये बाबर है। तो यहां पर इन्होंने 1494 इसमें फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। फरगना, अब मैं आपको जगह दिखा देता हूं। ये जो फरगना है, यहीं पे आप समझ लीजिए कि ये अफगानिस्तान में इलाका है।
क्योंकि अब इस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब हम लोग क्योंकि एक ही सब कॉन्टिनेंट में थे ना, तो आपको नाम याद रखना है। जो बाबर थे ये 1526, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है क्योंकि पहले शासक हैं ये, तो 1526 आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यहां से शुरुआत हुई थी, 1526 से शुरुआत हुई। वैसे ये 1530 तक इनका यहां पर नंबर है। ये 1494 में फरगना राज्य का इन्होंने उत्तराधिकार प्राप्त किया। अब आप बोलेंगे 1526 और 1494 तो पहले हो गया, ऐसे कैसे? क्योंकि ये इस जमाने में जब इनको फरगना का इनको उत्तराधिकार मिला या राज मिला, तब ये केवल 12 साल के थे, ओनली 12 ईयर्स, केवल 12 साल के थे। अब उनको क्या हुआ, क्योंकि उज़्बेक कहे मंगोल्स की एक जो दूसरी श्रेणी थी वो थी उज़्बेक, वो बार बार यहां पर फरगना और इस इलाके में बार बार आक्रमण करते रहे, तो ये जो बाबर हैं इनको ये जगह छोड़नी पड़ी। बहुत साल इधर उधर बेचारे भटकते रहे ये साहब, और उसके बाद 1504 में इन्होंने किया काबुल पे कब्जा। काबुल क्या है? आज अफगानिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है। 1504 में इन्होंने काबुल पे कब्जा किया। उसके बाद अब मैंने आपको जैसे बताया 1526 आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि 1526 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इनका चित्रण भी आएगा अभी मैं दिखाऊंगा, इब्राहिम लोदी, इनको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। पानीपत के 2-3 युद्ध हुए हैं, 2 तो मैं बताऊंगा आपको। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी आपको याद है, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी टर्म चल रहा था उसमें लोदी डायनेस्टी थी, और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। कहां हराया? पानीपत की लड़ाई में। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए कि पानीपत आपको याद, पानीपत के जो युद्ध हुए वो याद रहना चाहिए। अगला जो है शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ वो भी मैं आपसे पूछूंगा। चलिए यहां पर हो गया। फिर अब ये आ गए, क्योंकि पानीपत जीत लिया इन्होंने। और पहले ये होता था कि अगर आप स्ट्रांग किसी खिलाड़ी को हरा देते थे तो आप पूरे वो जिस इलाके पे साम्राज्य करता था उसके आप एक तरीके से मालिकाना हक हो जाता था। फिर ये आए दिल्ली और आगरा। अब मैंने आपको कहा था दिल्ली और आगरा बार बार ये आने वाला है, तो दिल्ली आगरा पे इनका कब्जा हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे ये शुरुआत इनकी कहां से हुई और कैसे यहां पर आ गए। इसमें मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, पहले आपको ये सारी चीज बता दूं। पहले ध्यान रखिएगा कि जब मुगल सत्ता हुई तो मुगल सत्ता के लिए सबसे चीज ये थी कि जो अफगान है, अफगान जो अफगानिस्तान में थे और अफगान जो हिंदुस्तान में थे, बंगाल के थोड़ा इधर तरफ चले आइएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ, आपकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से देखा जाए, मतलब स्क्रीन के मैं इस तरफ हूं, तो उस तरफ जो अफगान थे उनसे इनको काफी लड़ाई भी झगड़ा होता रहा। बहुत सारी जैसे और भी ऐसे सल्तनत थी, लेकिन अफगान से इनका वाकई में एक रहा, बार बार इनके साथ फाइट होती रही। फिर आगे बहुत सारे इलाकों पे इन्होंने कब्जा किया। तो एक चित्र आपको दिखाऊंगा यहां पर, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहां बाबर, मैंने आपको बताया था बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच में हुआ था वॉर। बाबर ने जो पानीपत इलाका है वहां पर लड़ाई हुई थी, और इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन एक कला होती है, शैली होती है जिसका उपयोग किया, जिसके कारण ये जीते भी। यहां पर देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी। याद नहीं रखना है, एक बार दिमाग में मैंने घुसा दिया तो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अब मैं 2-4 चीजें इनके बारे में बताऊंगा, ये अभी थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं पूरे मुगल शासकों के बारे में बात करूंगा, तो ये सब चीजें आएगा उसमें। द मुगल एम्पायर या मुगल सम्राट, इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मुगल है, आप एक शब्द दिखिए मंगोल, अगर मैं मंगोल करूं इसको तो इसका कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी। इसकी सिमिलैरिटी है क्योंकि अगर हम मुगल सम्राटों के वंशज पे जाएंगे या इनके खानदान पे जाएंगे तो इनकी माता जी जो है वो मंगोल यानी चंगेज खान के परिवार से आती हैं। इनके जो पिताजी हैं वो तिमूर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, तैमूर के खानदान से इनके पिताजी आते हैं। ध्यान रखिएगा कि बाबर इनके पिताजी तैमूर नहीं है, इनके पिताजी का जो नाम है वो उमर शेख है, उमर शेख। तो बाबर कैसे आए? बाबर का समय देखिएगा 1526 से लेके 1530 तक है। बाबर ने पहले कदम कैसे रखा हिंदुस्तान या कहिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी है, इनको और इनके अफगान समर्थकों को 1526 में
पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको हराया। उसके बाद 1527 में राणा सांगा जी, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो राणा सांगा जी हैं, और राजपूतों राजाओं इनके साथ जो थे समर्थकों को हराया। खनवा यहां पर इलाका है, इस जगह पे ये है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। 1528 की बात है कि इसमें चंदेरी में राजपूतों को इन्होंने हराया बाबर ने। और ये जो चंदेरी है ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप कभी शिवपुरी जानते हो या झांसी के आसपास का इलाका ललितपुर, उस इलाके को आप उसके आसपास का इलाका समझ लीजिए, चंदेरी वही है। उसके बाद मृत्यु से पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा, ध्यान रहे मुगलों की जो राजधानी थी या तो दिल्ली रहती थी या आगरा रहती थी, तो यहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 यानी कि ये 10 साल, फिर 1555 से 1556 यानी 15 साल का इसमें गैप है, ब्रेक है, इसके बारे में मैं बताता हूं। हुमायूं ने अपने पिता ने जो उनकी वसीयत की थी उसके हिसाब से जायदाद में बंटवारा किया, यानी कि जो भी उनके बंटवारा हो सकता है अपने साथियों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ उन्होंने किया, यानी कि जितने भी भाई थे उन सबको एक एक प्रांत मिल गया। उनके भाई थे मिर्जा कामरान, वैसे तो उन्होंने बांट दिया, लेकिन जो मिर्जा कामरान थे वो शायद कुछ ज्यादा चाहते थे। उसके कारण हुमायूं को काफी प्रतिद्वंदी यानी कि अफगान उनके सामने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और दिक्कत इनके सामने आई जिसके कारण ये 15 साल यहां राज नहीं कर पाए, वो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो है उनको शेर खान भी कहा जाता है। इन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हराया। तो 1539 में जो चौसा है यहां पर बिहार में एक बक्सर जिला है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो आप समझेंगे कि ये जो दुआब है, गंगा यमुना का दुआब है कन्नौज, यहां पर दूसरा युद्ध हुआ, उसमें भी हुमायूं हारे और इसको फिर इनको अपने जो जहां से इनके वंशज आते हैं वहां उनको भागना पड़ा। वहां से ईरान में हुमायूं ने जो सफाविद शाह, ध्यान रखिएगा ईरान में सफाविद जो शाह है उनका नाम अभी बार बार आएगा, इस सफाविद शाह की मदद ली और फिर ये लौटे और 15 साल तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कब्जा रखा, अपनी डायनेस्टी चलाई। और 1555 में दिल्ली पर हुमायूं का दोबारा कब्जा हुआ, लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि ये एक लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में इनका पैर फिसला और इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब है अकबर द ग्रेट। इनका नाम ग्रेट इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो यह है कि 13 साल की बहुत ही कम उम्र में ये सम्राट बन गए थे। यहां पर इनके संरक्षक या गार्जियन बने बैरम खान, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इनको सपोर्ट किया। इनके शासनकाल को हम 1, 2, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1507 है। इसमें जो अकबर है अपने संरक्षक बैरम खान और बाकी जो कर्मचारी थे उनसे काफी हद तक ये स्वतंत्र हो गए, यानी कि वो अपने पूरे होशोवास में पावर में आ गए। उन्होंने सूरी और जो बाकी अफगान है, साथ में मालवा, गोंडवाना और अपने इनका सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम, साथ में उज्बेक भी इस जमाने में बहुत विद्रोह को कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने सैनिक अभियान चलाए। फिर 1568 की मैं बात करूंगा, इसमें सिसोदिया की राजधानी ये चित्तौड़ हो गई और रणथंबोर, 1569 की बात है ये, रणथंबोर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा जो इनका पार्ट है वो ये है 1570 से लेकर 1585। तो इसमें जो मध्य गुजरात है इसके विरुद्ध उन्होंने अपने अभियान शुरू किए। तो इसमें इस अभियान के बाद उन्होंने पूर्व में यहां बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहां पर भी अपने अभियान चलाए। फिर ऐसा हुआ कि जो मिर्जा हाकिम, मैंने आपको बताया था कि ये इनके सौतेली भाई थे, यहां पर इनके मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुए, तो थोड़ा सा इनको थोड़ी दिक्कत हुई अकबर साहब को। 1585 और 1605 इसके मध्य में अकबर ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और सफाविदों को, मैंने कहा था सफाविदों का नाम आएगा, उनको हराकर इन्होंने कांधार पर भी कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी साथ में जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की जब मृत्यु हो गई उसके बाद काबुल को भी इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। दक्कन में बहुत अभियान इन्होंने शुरू किए इस इलाके में, और फिर ये जो बरार है, खानदेशर, अहमदनगर, इसको भी अपने राज्य में मिला लिया। ध्यान रहे कि अकबर अपने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, प्रशासन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने प्रशासन व्यवस्था की जो आज भी हम जानते हैं, आज भी हम करते हैं। इन्होंने मनसबदारी
बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, जागीरदारी एक सिस्टम शुरू किया था और रेवेन्यू का, राजस्व का बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया था, तभी ये इनका साम्राज्य इतना आगे बढ़ पाया। अब इनके जो शासन जब अंतिम समय में पहुंचा तो इनके राजकुमार, इनका जो बेटा था वो सलीम, जो आगे चल के जहांगीर कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया और फिर थोड़ा सा आगे के समय इनका थोड़ा सा दिक्कत रही। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जो आज तक याद रखा जाता है। और उन्होंने एक इनके अकबरनामे में, आईने अकबरी में बहुत अच्छी चीज, अच्छी बातें इन्होंने लिखी है। इनके जो फजल साहब थे, अबू फजल, जो इनके 9 रत्नों में एक थे। जहांगीर, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया सलीम, तो जहांगीर इन्होंने अकबर की ही जो सैन्य अभियान है उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ में, इस जगह पे मेवाड़ में जो सिसोदिया है उसके शासक ये अमर सिंह, इनको देखिएगा, ये है अमर सिंह। अमर सिंह ने जो है मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली, बाद में सिख हो गए इस इलाके में। और यहां अहोम वाला ये इलाका होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला, यहां पर, और अहमदनगर, इसके खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाए, ज्यादा सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के अंतिम वर्षों में यह हुआ कि इनके जो बेटे थे, जहांगीर के बेटे जो थे, उनका नाम था, घर का नाम था खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बने। शाहजहां है वो यही बने, शाहजहां। और इन्होंने विद्रोह कर दिया। एक चीज इसमें बताई जानी चाहिए कि जो जहांगीर है, इनकी पत्नी थी नूरजहां, बहुत खूबसूरत थी, और साथ में जहांगीर इनको बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने जो यहां सिक्के चलाए, एक तो अपने नाम का चलाया, दूसरा जो है वो इनके नाम का, नूरजहां के नाम का चलाया, जो मेहरुन्निसा थी पहले। तो फिर ये माना जाता है कि इनका जो प्रशासन था उसमें काफी हद तक नूरजहां का भी उसमें रोल था। अब बात आती है शाहजहां की। अब शाहजहां, हम इनको किसके लिए जानते हैं? हम जानते हैं बहुत बढ़िया मार्बल, लाल किला, और अगर आप आगरा में देखें तो ताजमहल, इनके नाम से हम इनको जानते हैं। तो दक्कन में ये जो इलाका है, यहां पर इनके अभियान जारी रहे। और अफगान अभिजात खान जहां लोदी, इन्होंने विद्रोह किया और फिर वो पराजित हो गए। ये लोधी साहब पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया। और साथ में यहां पर देखिएगा कि यहां बुंदेलखंड का इलाका जो है, झांसी वगैरह का आसपास का इलाका है, और वहां पर उन्होंने ओरछा, झांसी के जस्ट 20 किलोमीटर ओरछा पहुंचता है और बहुत बेहतरीन किला है, वहां पर इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने बल्ख पे कब्जा किया, उज़्बेकों के विरुद्ध भी अभियान इन्होंने चलाया। फिर कांधार जो सफाविद है, इनके हाथ से चला गया, क्योंकि उज़्बेक जो है वहां अभियान चला रहे थे। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, और फिर बीजापुर की सेनाओं के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की, सुलह का निवेदन किया। 1657 और 58 की मैं बात बताना चाहता हूं। शाहजहां के जो पुत्र हुए, उसमें एक थे औरंगजेब, साथ में आपके दारा शिकोह है, और भी भाई हैं। तो औरंगजेब और साथ में भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया उत्तराधिकार के लिए कि कौन अगला राजा बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब ने थोड़ा सा कट्टरता दिखाई, या कहें थोड़ी सी नृशंसता दिखाई। दारा शिकोह और जितने भी साथ में भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद शाहजहां को बाद में कैद कर लिया गया। औरंगजेब की बात करेंगे तो इसमें 1658 से लेकर 1707 तक इनका राज रहा। 1663 में ये जो उत्तर पूर्व का इलाका है, ये अहोमों का इलाका है, इनकी पराजय हुई, ये हारे। लेकिन 1680 में इन अहोमों ने फिर से विद्रोह कर दिया। यहां पर उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहां पर यूसुफजई और सिखों, इनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान किया, लेकिन थोड़ी सफलता मिली, अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ में, इस इलाके में राठौड़, राजपूत, इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसका कारण यह था कि जब अकबर थे तो उन्होंने मनसबदारी जो व्यवस्था की थी उसमें, और साथ में जब वो राजपूतों को हराते थे तो उनका इलाका उन्हें वापस कर देते थे, और वो कहते थे कि आप ऑटोनोमस हो जाइए, आप अपने इलाके पे राज करिए, और उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। औरंगजेब इस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। एक और एग्जाम्पल यहां पर आता है मराठा सरदार शिवाजी का। तो पहले तो मुगल इनके खिलाफ अपने अभियान में काफी सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने फिर शिवाजी का यहां पर अपमान कर दिया, और शिवाजी आगरा में जो मुगल कैद खाना है उससे ये बाहर निकल गए, भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और फिर मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने
दोबारा अभियान चलाए। औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और उसमें उनकी सहायता की मराठों ने और दक्कन ने। अंततः यह हुआ कि सफाविद ईरान भाग गए, लेकिन अकबर के जब विद्रोह हुए उसके बाद औरंगजेब ने जो दक्कन में इन्होंने मदद की थी उसके खिलाफ यहां पर, इस इलाके के खिलाफ यहां पर सेनाएं भेजी। यहां पर आप देखिएगा बीजापुर और ये गोलकोंडा है। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठ जो कि गोरिल्ला वॉर कर रहे थे, छापामार पद्धति कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान शुरू किए, लेकिन वो खुद ही औरंगजेब ने खुद ही किया, स्वयं प्रबंध किया। औरंगजेब को जो उत्तर भारत है इसमें सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, उत्तर पूर्व में यहां पर अहोम हो गए, और दक्कन में जो मराठा है उनके विद्रोहों का औरंगजेब को सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। हम जानते हैं इसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत, जो मुगल परंपराएं थी उत्तराधिकार की, इसका मतलब जैसे कोई राजा है वो उनके जो बेटे होंगे, प्रिंस होंगे, उनको किस तरीके से अपना उत्तराधिकार देगा, उसमें दो चीजों की बात यहां पर की गई है। पहली चीज है ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार, पहले दोनों शब्द मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें ज्येष्ठाधिकार कहते हैं इसको, इसका मतलब यह है, और एक होता है सहदायाद। सहदायाद, देखिए ज्येष्ठाधिकार का मतलब यह होता है कि अगर पिताजी हैं और वो उनके कुछ बेटे हैं या बेटियां हैं, उसमें सबसे बड़े बेटे को एल्डेस्ट, यानी एल्डेस्ट को अपना इनहेरिटेंस देके, चाहे वो पावर की हो, सत्ता की हो, या जो भी उनके पास धन दौलत हो, इसको कहते हैं ज्येष्ठाधिकार। तो यहां पर मुगल ज्येष्ठाधिकार को फॉलो नहीं करते थे, ध्यान रहेगा, नहीं करते थे। वो क्या करते थे, इसको कहते हैं सहदायाद। सहदायाद, सहदायाद का मतलब यह है कि ये अपने हर जितने भी इनके बच्चे हैं उनमें बराबर 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 बांट देंगे। ठीक, तो उत्तराधिकार के हिसाब से देखा जाए तो सहदायाद मुगल और तैमूर वंशों की जो प्रथा चली आ रही थी उसी को ये अपनाते हैं। तो इसका मतलब यह है जितने भी पुत्र होंगे उनको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मुगलों के जो अन्य शासक थे उनके साथ कैसे संबंध थे। अब मुगल हमने जाना कि भाई बाबर हो गया, फिर हुमायूं है, जागीर है, ऐसे इन लोगों के बाकी लोगों से, क्योंकि अब ये जो इलाका है इनमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनको इन्होंने ऑटोनॉमी दे दी थी, कहीं इन्होंने अपना इलाका बना लिया था, कहीं पर ये इनका इलाका नहीं था, तो उनके साथ कैसे संबंध थे। तो संबंध इस तरीके से थे कि क्योंकि मुगल जो भी लोग हैं, जैसे ये मुगल सम्राट है, ये मुगल सम्राट है, इनके खिलाफ, या कहें कि ये जो बंदा है, ये जो शासक है, ये इनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इनकार कर दिया है, तो फिर मुगल हमेशा इनके पीछे पड़े रहते थे। ओके, तो जब मुगल जो है इनके हमेशा पीछे पड़े रहे और मुगल फिर बहुत स्ट्रांग हो गए, तो ऐसा हुआ कि कई लोगों ने इनमें मैं जो एग्जांपल देना चाहूंगा वो राजपूत का देना चाहूंगा। कई लोग ऐसे थे कि जब ये मुगल बहुत स्ट्रांग हो गए तो कई लोगों ने अपने आप इनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका अच्छा उदाहरण है, और अपनी जो रोटी बेटी का रिश्ता इनसे बना लिया। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो पुत्रियां हैं उनको यहाँ के शासक, प्रिंस, इन सब से इनकी शादी करने लगे। तो इस कारण से राजपूतों को मुगल साम्राज्य में अच्छी खासी हैसियत और उच्च पोजीशंस, हायर पोजीशंस राजपूतों को मिलने लगी। यहां पर और भी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि विवाह की बात हुई है, तो कुछ यहां पर जैसे जहांगीर की जो मां थी, कछुआ मतलब होता है कच्छ, वहां की राजकुमारी थी। अब जो अंबर है, ये इलाका समझ लीजिए आप, अंबर, ये जो इलाका है, अंबर के राजपूत शासक की ये पुत्री हुआ करती थी। कौन? जहांगीर की मम्मी। शाहजहां की मां कौन थी? शाहजहां की मम्मी कौन थी? वो राठौड़ राजकुमारी थी। मतलब आप समझ लीजिए वो भी यही इलाका है, इसी इलाके की बात मैं कर रहा हूं। और वो राठौड़ की थी, और जो मारवाड़ है यानी कि जोधपुर, वहां के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो दो की बात कर दी मैंने।
अब मैं जरा इसको यहां भी दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इससे आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। जैसे हमने अभी नाम लिया, यहां पर देखिएगा, ये सब वो लोग हैं, नाम किस जो सन है और किनके बेटे हैं वो, यानी कि अगर आप देखें राजपूत, ये राजपूत थी निजाम बाई और इनका बेटा हुआ जहांदार शाह। और मैंने जो आपको अभी भी बताया कि जहांगीर की मम्मी एक राजपूत थी, जोधा बाई। शाहजहां की मम्मी एक राजपूत थी जिनका नाम था मनमती बाई। मनमती बाई, वो अलग बात है कि इनके नाम फिर बाद में चेंज हुए क्योंकि जिस परिवार में आ गई, लेकिन इनका रोटी बेटी का रिश्ता हो गया। अब सिसोदिया राजपूत जो थे, सिसोदिया राजपूत, इन्होंने बहुत समय तक, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे राजपूत जो थे उन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन सिसोदिया राजपूतों ने बहुत समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की, वो मना करते रहे। लेकिन हुआ ये कि जब सिसोदिया राजपूत ये हारे, अल्टीमेटली मुगल तो स्ट्रांग थे, उन्होंने इनको हरा दिया। जब वो हरा दिया तो इन सिसोदिया राजपूत के साथ मुगलों ने बहुत, जो जमाने के मुगल शासक हुए, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इनके साथ व्यवहार किया। इसका मतलब सम्मानजनक इनके साथ व्यवहार किया, इज्जत दी इनको। जो इनकी जागीरें थी, यानी कि जो इनके इलाका था जिसको हम वतन कहते हैं, उसको वतन जागीर के रूप में, यानी कि इनका इलाका उनको वापस कर दिया गया कि चलिए आप लीजिए, और एक तरीके से उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। तो जो अगर मान लीजिए अब ये मुगल है, मैं सर पे इनके वो ताज बना दे रहा हूं, और ये राजपूत है या कोई भी और शासक है, अगर आप इनको हरा देंगे, हराने के बाद अगर आप इनको कैद कर लेंगे, बदतमीजी करेंगे उनके साथ, तो ये एक तरीका जो था अपनाया जा रहा था। लेकिन मुगलों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इनको हराया लेकिन उनको इज्जत दी। तो ये जो इज्जत दी, बड़ा अच्छा सा इन्होंने वो मतलब कॉम्बिनेशन या कहें संतुलन बिठाया कि आप हरा भी दो और इनको इज्जत भी दो। इसके कारण क्या हुआ कि और जितने भी शासक थे उस जमाने के, वो शासक हो चाहे सरदार हो, वो सब मुगलों को मानने लगे, उनके प्रभाव में आने लगे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम हार भी जाते हैं ये अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन थोड़ा औरंगजेब की तरफ अगर हम आते हैं, तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब, जब मान लीजिए ये औरंगजेब है और ये शिवाजी है, तो औरंगजेब जब शिवाजी औरंगजेब की या फिर मुगल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार करने आए, तो औरंगजेब ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपमान किया, बेइज्जती की। बस उसके बाद शिवाजी ने ये तय कर लिया, कमर कस ली, उसके बाद उन्होंने गोरिल्ला वॉर किया और बहुत परेशान किया मुगल साम्राज्य को। अब कुछ इसमें चीजें हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, बहुत जरूरी है। ये मनसबदार और जागीरदार दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, होता यह है कि पहले मुगलों के पास जो थे वो कौन कौन से लोग थे? वही लोग थे जो तुर्की से आए थे, यानी कि जिनको तुरानी कहते हैं। मैं इस शब्द को पहली बार जब मैंने समझा था तब मुझे लगा था ये तुरानी मतलब तुर्की और ईरानी दोनों को मिला दीजिए, उस तरीके से समझा था मैंने। लेकिन ये तुरानी मतलब जो तुर्की से, ऑटोमन साम्राज्य आपको याद होगा, उस इलाके से वो आए थे। लेकिन हुआ ये कि मुगल इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और इतने अच्छे से वो प्रशासन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो ईरानी थे, जो भारतीय, इंडियन मुस्लिम कहता हूं इनको, इंडियन मुस्लिम अलग होते हैं जो हमारे देश में, वो इंडियन मुस्लिम में ध्यान रखिएगा। जो आजकल मामला चल रहा है, आप मानिए कि वो हिंदुस्तानी ही है, हिंदुस्तानी मुसलमान है वो। इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठे, जितने भी और अलग अलग समूह थे, इन्होंने क्या किया कि इन सबको अपनी सर्विस में लाया। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये मुगल साम्राज्य है इतना बड़ा, इसके गवर्नेंस के लिए उनको जगह चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे करके इलाके हो गए, तो उसके लिए इन्होंने जिन को हायर किया, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है आज, वो क्या करती है, IAS, IPS इस तरीके से लोगों को बनाती है। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का या फिर एक जगह का एक तरीके से शहंशाह होता है, या कहें एक तरीके से वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है, सबसे बड़ा आदमी DM। उसी तरीके से अब इससे रिलेट कर पाइए आप, तो इन लोगों को जो बड़े लोग, बड़े ओहदों पर इनको पहुंचाया, ये जो भी अलग अलग समूह के लोग थे, तो जो ये इनके नौकरशाह बने, मुगल साम्राज्य के जो नौकरशाह बने, जैसे आज के IAS हैं, उन सबको इन्होंने कहा
मनसबदार। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को इन्होंने मनसबदार बनाया। तो मनसबदार किस लिए यूज होता है? ये ऐसे लोगों के लिए यूज हो रहा है कि जो कोई मनसब का मतलब होता है एक रैंक, इसको रैंक समझिए, हैसियत, रैंक, पद, पोजीशन। मनसब का मतलब ये होता है, तो जिसके पास मुगल एम्पायर में कोई पोजीशन है उनको हम मनसबदार कहते थे। ओके, ये मनसबदार की व्यवस्था, रैंकिंग की व्यवस्था ये मुगलों ने चलाई थी। और इससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई पद, वेतन, क्या सैलरी मिलेगी और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मैं एमआर कर देता हूं इसको, तो अगर इस रैंक के हिसाब से पता किया जाता था या फिर डिसाइड होता था कि आपका पद क्या होगा, आपका वेतन क्या होगा और आपका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दी जाएगी। तो पद और वेतन, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, पद और वेतन का निर्धारण किसके हिसाब से होता था? ये होता था जात के हिसाब से। इसको ZAT कहिए, ये जात के हिसाब से होता था। मतलब जात की संख्या जितनी ज्यादा होगी आपका लेवल उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहां पर एक मनसबदार है, ठीक, ये मनसबदार है, इसका मतलब ये कोई इसको अच्छी रैंक मिलने वाली है, मिली हुई है। इसका जात, जैसे मान लीजिए इस साहब की जात है 8000, दूसरे साहब है उनकी जात है 2000, तो इनको रैंक ज्यादा हो गई, इनकी जात ज्यादा हो गई। मैंने एक रैंकिंग सिस्टम, एक प्रणाली थी और इसके हिसाब से इनको पद, वेतन, ये सारी चीजें ज्यादा मिलेगा, इनको उस हिसाब से कम मिलेगा। और जितनी ज्यादा जात होगी उतना ज्यादा, ये सब देखिए, सब मनसबदार बैठे हुए हैं, जितने ज्यादा मनसब उस जात आपकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका करीबी होगी रॉयल एम्पायर से। ओके, अब जो देखिए 3 चीज होती है, पद, वेतन और जो एमआर है। एमआर मैंने लिखा जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैन्य उत्तरदायित्व। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व दिए जाते थे मनसबदारों को, उसके हिसाब से उनको कैवलरी यानी कि घोड़े रखने पड़ते थे। इसी को घोड़े रखने वाले को बेसिकली घोड़े रखने की बात यहां पर कही गई है, घुड़सवार रखने पड़ते थे, राइट। अब ये जो घोड़े रखने पड़ते थे, ये मनसबदार जो है ये क्या करते थे, इनके लिए जरूरी था कि इनके सवारों का निरीक्षण हो, इनका बकायदा परीक्षण किया जाता था। फिर ये क्या करते थे, ये अपने हर घोड़े पे दगवाते थे। यानी ये मान लीजिए ये घोड़ा है, मैं ठीक से बना तो नहीं पाऊंगा, मान लीजिए ये घोड़ा है। अब ये जो घोड़ा है इस पे दगवाते थे, यानी कि इस पे एक मार्क लगवाते थे। और जो इसके ऊपर सैनिक है या जितने भी इनके पास कैवलरी है, सोल्जर्स है, उन सबका ये रजिस्ट्रेशन करवाते थे। हर मनसबदार के लिए जरूरी था कि उसके पास जितने घोड़े हैं, जितने घुड़सवार हैं और जो सैनिक है, उनका रजिस्ट्रेशन हो और घोड़ों पे दगवाना हो, यानी उनके ऊपर एक सील लगी हो। ओके, उसके बाद जब ये वाला काम हो जाता था तभी इन सब मनसबदारों को वेतन मिलता था, पैसा मिलता था, धन मिलता था। अब आप कहेंगे पैसा, फिर पैसा आता कहां से था? अब इसके ये मुगल एम्पायर के पास इतना कैसे पैसा आ गया कि इतने सारे मनसबदारों को दिया जा सके? तो मनसबदार जो है अपना वेतन कहां से लेते थे? उनको एक मनसबदार, जैसे ये मनसबदार हो गए ना, MS कर देता हूं, ये मनसबदार हो गए, इनको वेतन कैसे दिया जाता था? इनको दी जाती थी एक जमीन, एक इलाका। इस इलाकों को कहा जाता था जागीर। क्या कहा जाता था? जागीर। जैसे जो इक्ता हमने पहले पढ़ा था ना, याद है होगा आपको, जब हमने दिल्ली सुल्तान में इक्ता पढ़ा था, उसी तरीके की एक जमीन दे दी जाती थी इनको, और यहां पर इसको जागीर कहा जा रहा है। इक्ता और जागीर में अंतर बस इतना था कि जो इक्ता के लोग थे, जो इक्तदार थे या मुक्ति लोग थे, वो इसी इलाके में रहते थे और यहां पर अपना राजस्व या रेवेन्यू, टैक्स, कर, लगान वसूल करते थे। लेकिन यहां मनसबदार जो व्यवस्था है, इसमें जो मनसबदार को जमीन मिली है वो जरूरी नहीं है कि वहां रहे, बल्कि इनके जो सर्वेंट है, इनके जो लड़के हैं, वो लड़का मतलब बेटा नहीं, लड़के मतलब जो इनके साथ काम करने वाले, जो सर्वेंट्स हैं, नौकर कह सकते हैं, वो यहाँ के राजस्व कलेक्ट करते थे, वो लोग करते थे। मनसबदार तो कहीं और रहता था, कहीं और अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहें कि सैनिक दायित्व निभा रहा होता था। क्लियर है? अब आप देखिएगा कि मैं अब इस जात जो मैंने कहा था ना, जात के बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि 5000 जात वाला अगर कोई आदमी है, यानी अभिजात है, अभिजात मतलब कुलीन वाला, कुलीन हाई लेवल पे आ गया, उसका दर्जा जो था 1000 जात वाले से बहुत ऊंचा था। जैसे मैंने 1000 और 2000 का एग्जांपल ले लिया। तो अकबर के शासन में
29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी जो जात थी वो 5000 के ऊपर थी। 5000, 29 अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे आपके मनसबदार थे, 5000 से ज्यादा उनकी जात थी। औरंगजेब के समय में यही जात जो है, मतलब यही जो नंबर है वो 79 हो गया। मनसबदारों की संख्या हो गई 79 जिनके पास 5000 के ऊपर है। ठीक, इससे क्या गड़बड़ी हुई, क्या समस्या आई, इसको भी देखेंगे। मैंने जैसे कहा था कि मनसबदार और मुफ्तियों में अंतर मैं आपको बता देता हूं। इसमें अंतर यही है कि मनसबदार जो है अब उस इलाके में नहीं रहते थे, बल्कि उनके नौकर वहां से पैसा लेते थे, लेकिन जो मुफ्ती थे वो उसी जगह पे रहते थे, उसी जागीर पे, उसी जमीन पे रहते थे। राइट है, ठीक। मतलब मनसबदार को ये नहीं था कि आप अपने इलाके में जाइए और वहां पर राजस्व या कर एकत्रित करिए, वो नौकर करते थे। वो अब किसी और जगह पे रहते थे, मनसबदार किसी और जगह पे सेवारत रहते थे। ओके, अब हुआ ये कि अकबर के शासनकाल में ये जो भी जागीर थी इनका बहुत अच्छी तरीके से आंकलन किया गया कि कितनी जागीर है। ओके, ताकि इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के बराबर हो। जैसे मान लीजिए आपने 5000 वाले जात को, जिसकी जात है Z80 मनसबदार, इसको एक जमीन दी। अब 5000 के ऊपर है, आप इसको देना चाह रहे थे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 रुपए, और जो यहां से वो लगान कलेक्ट कर पा रहा है वो केवल कर पा रहा है 2000 रुपए, तो गलत हो गया ना। 2000 में कहां से वो कर पाएगा। तो ये एक ऐसा इन्होंने किया, बहुत अच्छे से आकलन किया कि जो जमीन या जितना इलाका इनको दिया जा रहा है वहां से जितना पैसा है वो कम से कम इनकी सैलरी के हिसाब से हो। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आए यहां पर मामला बिगड़ गया, तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि मनसबदारों की, जैसे मैंने आपको कहा, 79 से ऊपर संख्या हो गई। अब होता क्या था कि जागीर मतलब जमीन है, अब जमीन तो जितनी है उतनी है। अब इतने सारे जो मनसबदार है उनको जमीन मिलने में या जागीर मिलने में बहुत समय लग जाता था, बहुत ज्यादा समय लग जाता था। इसके अलावा क्या हो गया कि क्योंकि जागीर की कमी तो हो ही गई थी, होता यह था कि जैसे यहां एक जागीरदार है, उसके पास उसको ये लगता था जितना मैं चूस सकूं, जितना मैं निकाल सकूं उतना मैं निकाल लूं। इस जागीर से उसने लंद फंद पैसा, राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि औरंगजेब इस सब चीजों पे कंट्रोल नहीं रख पाया। और होता क्या था, क्योंकि यहां पर देने वाले कौन है, गरीब किसानी तो होते हैं, उनका 50% से ज्यादा ले लिया जाता था। तो ये जो लोग हैं ये बेचारे बहुत प्रॉब्लम में आ गए। तो इसीलिए फिर आगे चल के रिवोल्ट हुए, आगे चल के विद्रोह हुए। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो सवार के साथ अपने, ये सवारों के साथ आपका मनसबदार, यहां पर देखें इस तरीके से इनके पास घोड़ा होता था, इनके पास सैनिक होता था। मनसबदार, इसका काम मिलिट्री वाला काम होता था। और उसके बाद यहां पर देखिएगा कि ये जो शाहजहां है उसके राज्यकाल में कुछ 2 चित्र दिखाए गए हैं, और ये जहांगीर के समय का भ्रष्टाचार है। इसमें क्या है कि एक अफसर जो है वो घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, और यहां पर एक आदमी, एक अधिकारी जो है बेचारा गरीबों को मार रहा है। जो आजकल की गांव की सिचुएशन हमको दिखती है, वो जमाने में भी ऐसी हुआ करता था। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, उनको ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर एक नाम आएगा टोडरमल। ये जो टोडरमल है, टीएम कर देता हूं, टोडरमल साहब जो है ये आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो मैं आपको जब्त बताने वाला हूं, जब्त क्या होता है। देखिए, होता जैसे मैंने अभी भी बताया कि मेन जो पैसा आता था, मेन जो राजस्व या किसान से आता था, लगान किसान से आता था, मेन यही था। ओके, होता यह था कि यहां पर एक आपका जो स्थानीय सरदार है, मुखिया है, या उस इलाके का जो बड़ा आदमी है, या स्थानीय सरदार, वहां का जो सरदार मुखिया हो गया, यहां पर किसान है, मुखिया जो है वो किसान से पैसे कलेक्ट करता था और फिर लाके राजस्व किसको देता था, जो जहां पे उसको देना हो, मतलब बेसिकली अंपायर को देता था, साम्राज्य को देता था। अब देखिएगा कि ये लेके इनको दे रहा है तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये जो बिचौलिया हो गया, एजेंट हो गया, ये मुखिया हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करप्शन कर सकता है। ठीक है, अब होता यह था कि ये पैसा कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो जितने भी मध्यस्थ देखें आप, जितने भी हैं, उनके लिए जो मुगल एम्पायर है वो एक ही नाम यूज करता था, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो वहां का मुखिया हो, चाहे कोई और आदमी हो, ये सबके लिए एक ही नाम था, जमींदार। जमींदार, जमीन जिसके पास हो, जो पैसे लेता हो, उस नाम पे जमींदार। ठीक हो गया, समझ में आ गया जमींदार कौन थे, जो पैसे लेके आगे एम्पायर को देते थे।
अब कितने दे रहे कितने दे रहे, ये इसको मैं बताता हूं, इसमें टोडरमल कैसे आए बीच में। हुआ ये कि अकबर साहब के एक रेवेन्यू मिनिस्टर, जिसे हम कहेंगे राजस्व मंत्री थे, टोडरमल, टीएम कर देते। अकबर ने कहा ऐसा है कि आप एक काम करो, मेरे लिए कुछ करो। तो 1570 से लेके 1580 इन 10 सालों का, या इसे कहें 10 साल कहते हैं इसको, इसमें कितना एग्रीकल्चर हुआ, कितनी पैदावार हुई और किस किस की कितनी पैदावार हुई, चावल की कितनी हुई, गेहूं की कितनी हुई, क्या इसकी प्राइस थी और क्या कृषि भूमि है, मतलब लैंड कैसा है। हो सकता है लैंड पथरीला हो सकता है कि ज्यादा हो पैदावार हो सकता है किसी जगह चने की ज्यादा हो, किसी जगह कपास की ज्यादा हो। तो हर जगह तरीके से इसका एक बकायदा सर्वे किया टोडरमल ने। अब जब ये आंकड़े निकल के आए तो हर एक फसल को पर नगद के रूप पर, मतलब पैसे के रूप में एक कर राजस्व निर्धारित कर दिया गया। जैसे मान लीजिए गेहूं है, ये आपका कपास है, ये चना है, तो इनके सब पे एक फिक्स प्राइस कर दिया गया कि भाई अगर आप ये करेंगे तो पर केजी या पर हेक्टेयर आप पे इतना पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए राजस्व फिक्स कर दिया गया कि ये पैदावार पे इतना, ये पैदावार पे इतना, ये पैदावार पे इतना। ठीक है, हर एक सूबे, क्योंकि आप देखिए जो प्रांत था, हर एक सूबा कहते हैं प्रांत, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये इस तरीके से प्रांत। तो इनको अलग अलग मंडलों में बांट दिया गया। किसमें? मंडलों में। और हर एक मंडल में यहां पर राजस्व की दर अलग अलग बनाई गई। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये इलाका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां चना ज्यादा होता है, यहां कपास ज्यादा होता है, यहां की जमीन अच्छी नहीं है, तो फिर अगर हम एक ही हाँक से भेड़ बकरी को जमा ले या फिर एग्जाम ले सभी बच्चों का एक साथ कि भाई मैथ का एग्जाम दो, कई बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, कई हिस्ट्री में अच्छे होंगे, है ना। तो हम एक साथ एग्जाम जो पद्धति है वो नहीं अपना सकते। कहने का मतलब ये है कि हर एक मंडल पे उसके हिसाब से तय किया गया कि किस चीज का कितना रेट होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट अकबर की क्या कहें यूएसपी थी। उसने ये जो बेहतरीन काम किया ना, इसलिए उसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। तो जो राजस्व प्राप्त करने की जो मैंने आपको व्यवस्था बताई, देखिएगा फिर से समझिए, ये जो राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था है, जिसमें प्रॉपर तरीके से आंकलन करके डिवाइड करके किया गया, इसी को कहा जाता है, ये जो शब्द मैं लेके आ रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, इसी को जब्त कहा जाता है। ये जो जब्त है ना, जमींदार तो समझ गए थे, जब्त ये है। क्लियर हो गया? जब्त क्या चीज है? ठीक। अब इससे क्या हुआ कि ये वहां के लिए तो बहुत अच्छा था। मान लीजिए अब दिल्ली के पास का कोई इलाका है, वहां पर आप आराम से सर्वेक्षण कर लीजिए, यहाँ कितना पैदा होता है, यहाँ क्या पैदा होता है, यहाँ पर क्या नहीं पैदा होता, कितने 10 सालों में कहाँ किस चीज में नुकसान हुआ, 10 सालों में किस क्या अमाउंट रहा उसका, यानी कि उसके कितना उसने पैसा दिया उस पैदावार ने। ये उस जगह के लिए तो ठीक है जहां पर आराम से अकबर के या फिर कहें मुगल साम्राज्य के, मुगल एम्पायर के जो ऑफिसर्स जा सकते थे और जहां पर बहुत अच्छे से वो हिसाब कर सकते थे। लेकिन गुजरात और बंगाल का इलाका या ऐसे इलाका जहां पर वो जा नहीं पाते थे, वहां तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि जहां जमीन का निरीक्षण नहीं हो पाएगा वहां कैसा पता चलेगा कि हम जब्त कैसे वसूल करें। ओके। अब हुआ ये कि कई बार ऐसा हो गया कि जमींदार जो हो गए, मैंने बताया था जमींदार कौन है, जमींदार जो पैसे वाले होते थे, जो यहां से गांवों से पैसा लेके, पीजेंट से, फार्मर से लेके आगे बढ़ाते थे। अब ये लोग इतने पावरफुल हो गए, ये विद्रोह कर रहे थे। और होता ये था कि कभी कभी ये जमींदार और किसान, ये दोनों अगर एक ही कास्ट के हैं, जैसे मान लीजिए ये राजपूत है या ये कहें ये कोरी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये सब मिलके मुगल एम्पायर के खिलाफ धावा बोल देते थे या कि विद्रोह कर देते थे। तो इसी में जो 17वीं शताब्दी है ना, उसके अंत में जो मुगल साम्राज्य है वो थोड़ा सा हिला। अब अकबर की नीतियां जो मैंने आपको बताई, मैं आपको ले सकता हूं यहां पर अबुल फजल। ये जो अबुल फजल साहब हैं, ये एक किताब दे रहे हैं अकबर साहब को, और ये किताब, ये वाली किताब अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबर के करीबी मित्र थे, ये दरबारी भी थे इनके, अबुल फजल। इन्होंने अकबर का पूरा जो शासनकाल है उसके बारे में लिखा। तो जो इन्होंने लिखा वो 3 वॉल्यूम में, 3 जिल्दों में, इस तरीके से 3 जिल्दों में इन्होंने लिखा। अब इसका जो टोटल शीर्षक इन्होंने दिया, इसका नाम था अकबरनामा। पूरे का नाम क्या था? अकबरनामा। जो फर्स्ट वॉल्यूम था, पहली जिल्द जो थी या पहली बाइंडिंग जो थी,
इसमें जो अकबर के पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जो इनके एंसेस्टर्स हैं, उसके बारे में था, पहले वाले के बारे में। दूसरे वाली में जो अकबरनामा का ही दूसरा जिल्द है, इसमें अकबर के समय, अकबर के शासनकाल में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, मुख्य घटनाएं, उनका विवरण था। और तीसरी वॉल्यूम जो है उसका नाम है आईने अकबरी, आइन ए अकबरी। ये आईने अकबरी नहीं है, ये है आइन ए अकबरी। जो हमारा संविधान है भारत का, उसको हम आइन बोलते हैं, अगर उर्दू में बोलेंगे तो आइन बोलेंगे। तो आईने अकबरी, आइन ए अकबरी। तो इसमें अकबर ने कैसे प्रशासन किया, क्या इनका घराना कैसा था, क्या कैसे सेना थी, कैसे राजस्व का इन्होंने इंतजाम किया, और जो इनका पूरा ज्योग्राफी थी, भूगोल इनके साम्राज्य की, इसके बारे में पूरी चर्चा तीसरे वाले में की गई है। ओके, बहुत स्टैटिस्टिकल तरीके से, संख्याबद्ध तरीके से अबुल फजल साहब ने लिखा हुआ है। ये भी, ये देखिएगा आप, ये आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरनामा, अकबरनामा। चलिए, तो इससे हमारी बात शुरू होती है अकबर की नीतियां क्या थी। तो अकबर की नीतियां क्या है, देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अकबर को हम अकबर दी ग्रेट क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो न पहले कभी किया गया और जो आज तक याद रखा जाता है। तो वो हम अबुल फजल के अकबरनामा में देखेंगे, खास तौर पे आईने अकबरी जो है उसमें हमें मिलता है। तो अबुल फजल ने ये लिखा हुआ है कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य था, ये बहुत अलग अलग भाग में, प्रांतों में, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है, वैसे इनका साम्राज्य बटा हुआ था। और इसे कहते थे सूबा। क्या कहते थे? सूबा। और सूबे, हर एक सूबे का जो प्रशासक था, यानी इस इलाके का जो प्रशासक होता था, जो गवर्नेंस करता था, उसको कहते थे, यहीं से आया, सूबे से सूबेदार आया, सूबा से सूबेदार, इनको सूबेदार कहते थे, सूबेदार। और ये दोनों ही काम करते थे, केवल यही नहीं कि भाई आप केवल पॉलिटिक्स वाले काम करें, यहाँ के राजनेता हैं या फिर लीडर हैं, लीडर के अलावा आप यहाँ के जो मिलिट्री वाले सारे काम भी आप करेंगे, यानी सैनिक प्रोवाइडिंग भी सूबेदार का काम होता था। ये हो गया। हर एक प्रांत में, अब सूबेदार तो सबसे बड़ा आदमी हो गया, लेकिन सूबेदार को मदद करने के लिए हर एक प्रांत में अलग अलग ऑफिसर्स होते थे। इसमें अगर हम वित्तीय अधिकारी कहें, यानी कि जो आदमी पैसे का लेखा जोखा रखता था, उसको कहते थे दीवान। देखिए, ये जो वजीर दीवान है, यह है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो दीवान है वो साहब है जो वित्तीय अधिकारी है, पैसे का लेखा जोखा, यानी आप कहें मनी मैटर से देखते थे। ओके, लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए, कानून व्यवस्था, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसको संभालने के लिए क्या था, इसमें सूबेदारों के लिए, सूबेदार के साथ और बहुत सारे अफसर थे, इनका मैं एक एक करके नाम लूंगा, जो यहां पर भी वर्णन है। अब जैसे बख्शी हो गए, आप आनंद बख्शी, ऐसा आपने सुना होगा, कईयों के नाम आप यहां पर देखेंगे। ये जो बख्शी थे, ये क्या करते थे, ये सैनिक वेतन अधिकारी थे, यानी मिलिट्री का पे मास्टर थे, ये पैसा देते थे सैनिक, सोल्जर्स, इन सबको वेतन, बेसिकली ही वाज गिविंग द सैलरीज। अगर हम धार्मिक और धर्मार्थ वाले काम, जिसे हम कहेंगे कि धर्म से रिलेटेड काम हो गए, रिलीजन से रिलेटेड काम हो गए, साथ में आपका जो पुण्य और पाप वाले काम, ये सब चीजें जो धर्मार्थ वाले काम होते हैं ना, वो वाले काम के लिए सदर थे, सदर। तो धर्म से रिलेटेड आप सदर समझ लीजिए। उसके बाद जो सेना थी, जो सोल्जर होंगे, जो उनकी जो सेना होगी, उसके जो सेनापति या नायक थे, मतलब सेना नायक कर देता हूं इनको, ये थे फौजदार। ये फौजदार हो गए। और आज भी जो शब्द आप सुनते हैं, कोतवाल, कोतवाली, कौन है ये फिर? कोतवाल, कोतवाली, ये है एसएचओ जो आपके हैं, या पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? ये हमको क्लियर इसमें बताया गया है कि अबुल फजल ने क्या क्या हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। अब अकबर के जो बड़े लोग थे, अकबर के साथ जो बड़े लोग थे, जिनको अभिजात या कहें कुलीन वर्ग कहते हैं, या बड़े लोग जो थे, वो सेनाओं का संचालन करते थे, लेकिन वो साथ में बड़ा पैसा, मतलब पैसा बहुत खर्च करते थे। तो जब तक ये लोग जो अकबर के साथ रहे, जब तक वो बहुत वफादार रहे, तब तक तो सब कुछ सही चलते रहा। लेकिन हुआ ये
कि 17th सेंचुरी के अंत तक हुआ ये कि ये जो अभिजात वर्ग थे या जो अकबर के साथ जो लोग थे, वो लोग अपना स्वतंत्र होना उन्होंने या फिर प्लान बना लिया, ताने बाने उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा बेनिफिट हो। तो इन लोगों का जो बड़े लोग थे, जो जिनके पास पैसा भी था, राजस्व भी उनको मिलता था, तो वो जो खर्चा करने की उनकी पद्धति थी, उस कारण से इनके निजी हित हो गए कि भाई हमारे जेब में पैसा आता रहे, उसके कारण। और साथ में ये था कि भाई हम क्यों राजा को दें अपना एक जो पार्ट है, वो हम उनके खजाने में क्यों भेजें। उस कारण से ये चीजें थोड़ी सी, ये लोग थोड़ा सा अलग होना शुरू किए, यानी कि एक तरीके से साम्राज्य थोड़ा ढलान की तरफ गया। मैं आपको एक और अकबर की बात बताऊंगा, और उससे पहले मैं थोड़ा उसको जहांगीर के बारे में बताना चाहूंगा। अब ये देखिए, ये जहांगीर है और यहां जो आप देख रहे हैं ये है मेहरुन निसा। आगे चल के ये ही नूरजहां कहलाएंगे। इन दोनों का विवाह जो हुआ था, शादी हुई थी इनकी 1611 में, इनकी शादी हुई थी 1611 में, तब ये मेहरुन निसा से नूरजहां बन गई। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के प्रति वफादार थे। तो आप देखेंगे नूरजहां को इतना सम्मान ये दिया करते थे कि यहाँ पर दो अलग अलग सिक्के हैं, और इन सिक्कों में अगर आप देखें कि एक में तो उनका खुद का नाम है, और दूसरे में अगर आप दूसरा देखें तो यहां पर अपनी बेगम का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। एक में अपना नाम, एक में अपनी बीवी का नाम। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ये इनके गवर्नेंस में जो भी ये शासन कर रहे थे, उसमें मेहरुन निसा उर्फ नूरजहां का बहुत प्रभुत्व था, बहुत इसमें, इसीलिए उनको पादशाह कहा गया। पादशाह यानी कि एक तरीके से उनको भी उस बादशाह के शैली में या उस लेवल पे इनको आंका गया है। ओके, अब मैं आपको अकबर के बारे में बताता हूं। अकबर द ग्रेट और क्यों थे? इन्होंने एक ऐसा काम किया, देखिए हमारे जहां भी, हमारे देश को छोड़िए, आप किसी भी देश में देखिए, बल्कि आप अरब में चले जाइए, मुसलमानों में ये शिया सुन्नी है, वही आपस में लड़ते रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब कट्टर एक दूसरे के विरोधी है। तो जहां पर अलग अलग लोग रहेंगे वहां अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाइयां होंगी, ये सब चीजें वहां होंगी। ये अकबर ने इसको थोड़ा सा समझा। अकबर ने क्या किया, ये आप देखिएगा, ये है फतेहपुर सीकरी, और इसको हम कह रहे हैं इबादत खाना। खाना मतलब होता है पार्ट, इबादत मतलब जहां पर इबादत होती है। कहने का मतलब यहां पर कोई भी आप धर्म को ले लीजिए, वहां पर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, इबादत, इसलिए इसको इबादत खाना कहते हैं। यह है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो 1570 की बात मैं बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया, अकबर ने, ये जब फतेहपुर सीकरी में थे तो इन्होंने मुस्लिम यानी कि उलेमाओं, ब्राह्मण, हिंदू, पादरी जो रोमन कैथोलिक थे उस जमाने में, खासतौर पे जो पोर्चुगीज थे, और ज़ोरास्ट्रियन यानी जरथुस्त्र, पारसी हो गई है, इन सबको और जितने भी धर्म वाले थे उन सबको बुलाया और इनसे चर्चा करनी शुरू की। देखिए आप ये सब चर्चा कर रहे हैं, ये इसको जरा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इसमें एक सुलह कुल करके शब्द आने वाला है, उसके लिए मैं रूपरेखा बना रहा हूं। अकबर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हर एक धर्म वाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये इबादत खाना में थे, यहाँ पर सब धर्मों की रीति रिवाज, उनके क्या आचार विचार है, वो सब जानने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने ये जाना, जब इनसे बात की तो उन्होंने ये देखा, ये समझा कि जो विद्वान है, जो भी धार्मिक विद्वान अपने आप को कहते हैं, और वो जो मतांधता पे बल देते हैं, मतांधता मतलब ये होता है कि मैंने आपको ये कह दिया, ये होगा, आप मान लीजिए, आप उस पर कोई लॉजिक नहीं करिए, आप उस पर कोई डिस्कशन मत करिए, आप कुछ मत कहिए, ठीक, जो आपको कहा जाए वो आप मान लीजिए। मतांधता ये होता है, मत अंधता, मत जो भी आपको मत है आपका, जैसे आपकी सोच है, अंध मतलब अंधा, अंधे है आप, आपको जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हैं। जैसे आजकल कोई भक्त कहा जाता है, उस तरीके का आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो जो मतांध होते हैं, जिनको जो बोल दिया जाए वो कर देते हैं, वो अपना लॉजिक दिमाग नहीं लगाते, वो कट्टर होते हैं। वो उनको बोल दिया जाए कि ये गलत है, वो गलत है, वो उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो ये जो कट्टरता होती है, इसी कारण से समाज में असमंजस, देखिए आप देखिए आपके क्लास में एक हिंदू होगा, एक क्रिश्चियन होगा, एक मुस्लिम होगा, ये सारे के सारे आपस में एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन अगर आप टीवी पे देखेंगे तो वहां दो लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते। जब आप एक दूसरे को जान जाते हैं तब आप उससे लड़ते नहीं है। कार आपकी जा रही है और किसी से टक्कर हो गई, अगर आपका वो रिश्तेदार निकलता है, आप उसको कुछ नहीं कहते, दूसरा होता तो मारने काटने को आप तैयार हो जाते हैं। यही है कि अगर आप नहीं जानते दूसरे की चीजों को, तो असमंजस होता है, विभाजन होता है, और आपको गलत सिखा दिया जाता है कि आपने
ये करना है, और आप बिल्कुल अंधे की तरह चलने लगते हैं। इस चीज को अकबर ने समझा और फिर उन्होंने एक नई चीज एक निकाली कि भाई ये बड़ा खतरनाक है, मैं साम्राज्य मेरा तो ऐसे तहस नहस हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मुझे सबको मिला के चलना है, ये सबको मिला के चलना है। तो उन्होंने शुरू किया एक सुलह एक कुल। इसका मतलब, सुलह मतलब होता है दो लोगों में लड़ाई हो गई तो आपस में कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों आपस में बात करते हैं, उसे कहते हैं सुलह। ये वो सुलह हो गया। एक कुल मतलब सारे लोगों को मिला के, तो सारे लोग बैठे, सारे लोग मिलेंगे, सुलह कुल इसे ही कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सर्वत्र शांति का मतलब हर जगह केवल शांति, यूनिवर्सल, इसे कहते हैं पीस। तो एक तरीके से सहिष्णुता का इन्होंने आधार रखा कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे के धर्म का आदर करो। और वो जो बात कही थी वो आज भी लागू है। आज भी लोग धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टियां हैं, खासतौर पर जो मेजोरिटी वाली पार्टियां हैं, वो ये आग लगाने का काम करती रहती है। और लोग मतांता होती है उनमें, वो बस सुन के गलत कर लेते हैं। तो ये चीज काफी बढ़िया उन्होंने बताई कि भाई केवल आप सच्चाई, न्याय और शांति के बारे में बात करें, सच हो, सबके लिए जस्टिस हो और शांति हो। ठीक, तो ये जो सुलह कुल है, इस अबुल फजल की मैंने बताया था, उन्होंने बहुत मदद की अकबर के लिए कि भाई वो किस तरीके से सुलह कुल यानी सारे धर्म को संभाल लेके वो पूरे अपने राज्य में साम्राज्य करें। और इसी को फिर जहांगीर और शाहजहां ने आगे भी बढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इबादत खाने की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। अब 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा रहा? देखिए, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर जब तक रहा तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक तौर पे देखें किस तरीके से वो रूल करते थे, और मिलिट्री वाइज सैनिक बल, और वाणिज्यिक मतलब होता है जो इकोनॉमी पार्ट होता है, व्यापार वगैरह, वाणिज्य कर लीजिए, इसको इकोनॉमी के पार्ट कर लीजिए। इस मामले में जब भी मुगल एम्पायर उस जमाने में बहुत आगे बढ़ा, तो जो यहाँ पर विदेशी यात्री आए, जो बाहर के लोग आए, जैसे जो भी फॉरेनर्स आए, उन्होंने कहा कि यार ये देश जो है ना सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। लेकिन जब उन्होंने कहा सोने की चिड़िया, साथ में एक जगह उन्होंने देखा बड़े अमीर लोग हैं, बड़े आडंबर से लोग रहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। एक जगह उन्होंने बहुत गरीब लोगों को देखा, दरिद्र लोगों को देखा। यानी कि ये जो सामाजिक असमानताएं थी कि कोई अमीर से अमीर, कोई गरीब से गरीब, इतना अमीर की पूछो मत, इतना गरीब पूछो मत। जैसे आज भी हमारे देश में एक आदमी है जो किसी का झूठा खाता है, जो वो कचरे में फेंकता है, और एक अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो विश्व के चौथे नंबर पे। तो हमारे देश में आज भी वही है जो था पहले। लेकिन इसका कारण कहां से शुरू मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं शाहजहां के शासनकाल में आपको ले जा रहा हूं। ये साहब हैं हमारे शाहजहां के शासनकाल में आपको मैं ले जा रहा हूं। यहाँ के दस्तावेजों से, उनके डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि जो मनसबदार थे, आपको मनसबदार याद दिला चुका हूं मैं, जो मनसबदार थे, जो उनको सबसे टॉप पोजीशन मिली हुई थी, तो कुल 8000 में से केवल 445 ऐसे थे जिनको टॉप पोजीशन मिली हुई थी। और जितने भी मनसबदार हैं उनकी एक बहुत बहुत छोटी सी संख्या, कहने का मतलब मात्र 5.6%, इनको पूरे पैसे का 61.5% मिल जाता था। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। मतलब ये ले लीजिए कि अगर 100 रुपए आता था तो 62 रुपए करीब ये केवल 5% लोगों को मिल जाता। जैसे अगर मैं कहूं ये 100 लोग मनसबदार हैं, 5 इसमें से सबसे ऐसे 5% जो लोग हैं, ये जो 5% है, 100 में से 5, तो जितना पैसा आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है, जो 100 रुपए आ रहा है, इस 100 रुपए में 62 रुपए इन 5 लोगों को मिल रहा है। बाकी जितना बढ़ रहा है, मतलब 38 रुपीज, वो बाकी 95 लोगों को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं भाई असमानता तो आनी ही है। अगर ऐसा होगा तो असमानता आएगी। और उस जमाने में मुगल सम्राट और जो मनसबदार थे वो काफी पैसा खर्च करते थे, लेकिन ये पैसा उन्हीं पे खर्च होता था जो शिल्पकार और किसान जो बड़े हैं और जो उनसे मिलते थे या उनको सामान पहुंचाते थे। जो गरीब थे उस जमाने में, जो बेचारे उत्पादन कर रहे थे, जिनके ऊपर राजस्व का भार था, जो बेचारे बहुत लगान भरते थे, जो शिल्पकार थे, उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता था। राजा के करीब जो था या मनसबदार के करीब जो था, वहां अगर पैसा पहुंचना है तो चलिए भाई पैसा वहां पहुंच जाता था। और वो लोग अमीर के अमीर हुए जा रहे थे, जो गरीब थे वो गरीब से गरीब हुए जा रहे थे। यानी कि पैसा, पेट भरने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अमीर अमीर से होता गया, गरीब गरीब होता गया। चाहे वो किसान हो, धनी किसान बन गए, बड़े बड़े शिल्पकार बन गए, बड़े बड़े व्यापारी महाजन जो ट्रेड करते हैं महाजन, वो बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए, बाकी बेचारे गरीब के गरीब रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े वर्ग है उनके पास बहुत धन और संसाधन हो गया था, पैसा हो गया था, वो शक्तिशाली भी हो गए। और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है पतन की तरफ जाने लगा, वैसे वैसे आप देखिए कि जो
ये छोटे छोटे शक्तिशाली केंद्र थे वो बड़े बड़े शक्तिशाली केंद्र बन गए। ओके, वो ये तो मानते रहे कि दिल्ली में एक मुगल सम्राट है, हम उनके अंडर में है, लेकिन उनकी कोई, वो केवल ठप्पा मात्र थे। अगर आप देखिएगा जो बहादुर शाह जफर आए तो वो केवल एक ठप्पा मात्र थे, आखिर में बता रहा हूं, और कोई उनकी वैल्यू नहीं थी। जब तक औरंगजेब रहे तब तक सब कुछ रहा, उसके बाद सब चीजें ऑलमोस्ट विलीनता में चली गई। उस जमाने में जब हम इन राजा रानियों की या फिर मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो यहां पर जानना जरूरी है कि यहां पर एक और साम्राज्य फल फूल रहा था, वो है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, तुर्की, अभी हमने ये बात कर ली है पहले, लेकिन अब ध्यान रखिए ऑटोमन साम्राज्य, ये जो ऑटोमन साम्राज्य है इसके सुल्तान सुलेमान, ये याद रहेगा आपको, सुल्तान सुलेमान, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो सुल्तान सुलेमान साहब है जिनके आप चित्र यहां देख रहे हैं, ये जो सुल्तान सुलेमान साहब है ये इसमें थे, और इन्होंने बहुत जबरदस्त विस्तार किया। हंगरी, ऑस्ट्रिया, बगदाद, इराक, मोरक्को, उत्तर अफ्रीका, ये सारे के सारे हिस्सा इन्होंने अपने अंडर में लिया। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ नौसेना थी ऑटोमन साम्राज्य की, उसका पुनर्गठन किया, और फिर स्पेन, जो भूमध्य सागर में का इलाका, वहां पर ये दो मैं आपको अलग अलग वो दिखा रहा हूं, यह स्पेन, और फिर अगर आप थोड़ा सा और इधर दाएं की तरफ हटे तो एक तो स्पेन में आपको बता रहा हूं, दूसरा अरब सागर में पोर्चुगीज, इनको भी चुनौती दे डाली। लेकिन ये जो आदमी था ये विधि निर्माता था, यानी कानून बनाता था, और बहुत बढ़िया कानून बनाता था। ऐसा कानून बनाए, इतनी ज्यादा संख्या में इन्होंने कानून बनाए, और मेनली बड़े अच्छे कानून बनाए कि भाई किसान जो है बगैर पैसे के काम ना करे, किसानों पे ज्यादा या फिर जो गरीब है उन पे बहुत ज्यादा कर ना डाला जाए। तो इस तरीके से ये इन साहब को बहुत ज्यादा याद रखा गया, बहुत ज्यादा याद रखा गया। तो सुलेमान जो कानूनी, इन्होंने जो कानून बनाया, उसके बाद इनके शासनकाल को, जब इन्होंने शासनकाल इनका चला गया, तब इस शासनकाल को बहुत ही अच्छे से याद किया जाता है। ध्यान रहे, ऑटोमन साम्राज्य, सुल्तान सुलेमान, यहां पर ये चित्र देख रहे हैं, ये ऑटोमन साम्राज्य दिखा रहा हूं मैं आपको। आप समझ लीजिए तुर्की के इधर उधर, मतलब तुर्की से शुरुआत हुआ था और आसपास के सारे एरिया को इन्होंने घेर लिया था। अब एक और चीज बताता हूं कि इस जमाने में इंग्लैंड में, यहां पर देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, एलिजाबेथ थी, जो ईरान है उसमें सफाविद शाह थे, शाह अब्बास, और एक और यहां पर एक गंभीर आदमी है, बड़े विवादास्पद रूसी शासक थे, ये जार, वहां शासक को जार कहा जाता है। इनका नाम था इवान IV बेसिलिएविच, इनको कहा जाता है इवान द टेरेबल। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जैसे चंगेज खान ने काम किए थे ना, वैसे इन्होंने काम किए थे, इवान द टेरेबल, याद रहेगा। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।